आदरणीय एस बोथरा साहब, आदरणीय के शर्मा साहब और आदरणीय डॉक्टर सतीश चतुर्वेदी साहब, आदरणीय मंत्री महोदय को तो आपने सुना, वो चले गए, लेकिन उनको भी मेरा नमस्कार। देवियों और सज्जनों, छात्र और छात्राएं, मैं यहाँ 2015 में पहले भी आया था और मैंने इसी नक्शे पर चर्चा की थी। और ये जो मैंने मैप जनरेट किया था, नक्शा जनरेट किया था, ये काफी पॉपुलर हुआ था। इसको कई लोगों ने कहा कि थोड़ा समझने में समय लगा, लेकिन एक बार बात जब समझ में आ गई तो जो ये एक फ्रॉड उस समय जो चल रहा था कि JNK उपेक्षित है, खास करके जो कश्मीरी हैं, घाटी के रहने वाले वो उपेक्षित हैं, वो फ्रॉड को हमने इस नक्शे के द्वारा बस्ट कर दिया था। तो उस समय का ये नक्शा है, आपको मैंने 7 हिस्सों में इसको बांटा था। आप देख रहे हैं, पहला हिस्सा ये लद्दाख, दूसरा ये कारगिल, ये गिलगित बाल्टिस्तान, ये 5वां हिस्सा, ये 6ठा हिस्सा है ये आपका श्रीनगर, ये जो घाटी है। उसके बाद मैंने इस हिस्सा को, जिसको वो आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, इसको मैंने अलग दिखाया था, और ये हिस्सा जम्मू का नीचे का, ये चौथा हिस्सा। और इन हिस्सों में मैंने बांटा था। तो मैंने यही, और ये जो इलाके जो हैं, ये आप देख रहे हैं, ये जो वहाँ के पहाड़ी इलाके हैं, बहुत कुछ हो रहा है राजनीतिक रूप से और डेमोग्राफिक रूप से। आपने देखा होगा कि कुछ उनको रिजर्वेशन भी मिला है। ये उस समय इसको ये एक हिस्से का दर्जा देने के पीछे यही उद्देश्य था। जो पहाड़ी मुसलमान हैं, जो बकरवाल हैं, उन लोगों को अपना हक है, जो स्टेटस है, वो मिले जैसे बाकी हिंदुस्तान में। उसके बाद से आपने देखा कि ये पूरा इलाका अलग हो गया, एक यूनियन टेरिटरी बन गया, स्टेटहुड की मांग है, चल रही है। और आप देख रहे हैं कि ये जम्मू और कश्मीर का इलाका अलग हो गया। परिस्थिति उस समय ये थी कि इसमें 15% पॉपुलेशन, यहाँ के ये 15% एरिया में जो पॉपुलेशन था, ये इतने बड़े इलाके पर उसकी जागीरदारी थी। तो वो खत्म हो गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमने कल्पना की थी वैसा ही सब कुछ हो रहा है। और मैं आगे की जो चीज़ें बताऊंगा वो एक दूसरे नक्शे के जरिए, जो कि नेशनल हाइड्रोग्राफिक जो हमारा संस्था है, उनके सर्वे का, उनके द्वारा तैयार किया हुआ ये नक्शा है। हाँ, इस पे मैं पिछले बार मैंने पिछले वाले नक्शे को बड़े तफसील से आपसे बातचीत की थी, लेकिन इस नक्शे पे गौर करें। ये नक्शा नेशनल हाइड्रोग्राफिक जो हमारा सर्वे है, उसके द्वारा ये प्रिपेयर्ड ये नक्शा है। और ये आप जो देख रहे हैं, दिस मैप इज ड्रॉन विथ इंडिया एट द सेंटर। ये भारत को सेंटर, केंद्र में रखते हुए ये नक्शा बनाया गया है। और ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जो देख रहे हैं, ये कोई यहाँ पे 6-7 कॉन्सेंट्रिक सर्कल से 6 हैं। अब इनका क्या ये है कि अगर आप भू राजनीतिक रूप से आप देखें इसको,
जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से, तो ये पहला जो सर्कल है, ये 1000 किलोमीटर, आप देखेंगे ये डिस्टेंसेस दिए हुए हैं इसमें, ये पहला जो सर्कल है ये 1000 किलोमीटर का है, दूसरा 2000 किलोमीटर का। तो ये 1000 और 2000 किलोमीटर के बीच में जो 1000 और 2000 किलोमीटर के बीच में का जो डिस्टेंस है, मैं पहला 2 सर्कल, उसको एक सर्कल में मान के चल रहा हूं, उसमें आपका जो भारत का अंग है, तकरीबन पूरा भारत उसमें आ जाता है। उसी पहले सर्कल में, इस सर्कल की मैं बात कर रहा हूं, ये पहले सर्कल की, इसी सर्कल में दिल्ली भी है, काठमांडू भी है, इस्लामाबाद भी है, लासा भी है, काबुल भी है और सेंट्रल एशिया भी है। इसी सर्कल में आपका पर्शियन गल्फ भी है। इसी सर्कल में तकरीबन पर्शियन गल्फ भी है। तो और आपके जितने नेबरिंग कंट्रीज हैं वो सारे इस सर्कल के अंदर में। इस सर्कल में 3 न्यूक्लियर पावर है, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना। ये वो सर्कल है जहां से ये पूरा जो जिहादी इकोसिस्टम जो है, ये इसी सर्कल से पैदा होता है और इसी सर्कल में सबसे ज्यादा सक्रिय है। ये एक ऐसा सर्कल है कि इसके चारों तरफ के जितने देश हैं, यानी कि नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनमें सॉवरेनिटी की, इसमें मुझे कोई हिचक नहीं है कहने में कि इनमें सॉवरेनिटी की कमी है। ये बाहर की ताकतों से ये नियंत्रित होते हैं। ये वही सर्कल है जहां पर कोल्ड वॉर सबसे ज्यादा कोल्ड वॉर की जो इंटेंसिटी थी इस सर्कल में थी। और ये वही सर्कल है जिसके अंदर जम्मू और कश्मीर है। ये पूरा इकोसिस्टम के बीच में ये जम्मू एंड कश्मीर था। तो इसलिए जम्मू और ये JNK से 370 हटाना ना केवल देश की अखंडता के लिए जरूरी था, बल्कि देश की सुरक्षा के लिए भी बहुत जरूरी था। और इस सर्कल में मैंने जैसा कहा, जो मैरीटाइम डायमेंशन है, इसमें पर्शियन गल्फ भी है। उसके बाद हम आते हैं 2000 से लेके 4000 किलोमीटर का ये दूसरा सर्कल। ये दूसरा सर्कल आप देखें, ये सर्कल जो है, ये सर्कल पूरे वेस्ट एशिया को ये छूता है, इनकम्पास करता है पश्चिमी एशिया को, जिसमें कि आपके अरब कंट्रीज भी हैं। ये साउथ ईस्ट एशिया का भी एक हिस्सा इनकम्पास करता है। ये रेड सी का भी इलाका ये इनकम्पास करता है, ये रेड सी का इलाका। सुएज कैनाल भी ये एक तरह से इनकम्पास करता है। और इस सर्कल में जो सबसे अच्छी बात है कि हमारी जो अभी पश्चिमी एशिया, वेस्ट एशिया से जो हमारे रिश्ते हैं, आज के जितना मधुर और आज के जितना कोऑपरेटिव कभी नहीं देखा गया है। साउथ ईस्ट एशिया के बारे में भी हम यही कहेंगे, क्योंकि चाइना जो तेवर हैं साउथ चाइना सी को लेके, वो सब तेवर लेके ये इंडिया को एज अ काउंटर पॉइंट समझते हैं। ये कंट्रीज ये समझते हैं, साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज हैं, कि ये भारत ही एक ऐसा देश है जो इस रीजन में इक्विलिब्रियम, स्ट्रैटेजिक इक्विलिब्रियम बना के रख सकता है।
और उसके आगे अगर आप आते हैं तो ये 4000 से 6000 के बीच में। तो और जितना ये इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी जो है उसका ये अगर अगर मुख्य आप सेंटर देखोगे तो ये सेकंड सेकंड सर्कल में ही है। आप तीसरे सर्कल में आ जाए तो ये शंघाई, सियोल, टोक्यो, ये सब 4000 से 6000 वाले सर्कल में आते हैं। 4000 से 6000 किलोमीटर के सर्कल में ये शंघाई हो गया, टोक्यो हो गया, सियोल हो गया, मनीला हो गया। इसमें फिर आपके ये इंडियन ओशन के जैसे ये मालदीव्स, कोलंबो, ये सब ये सेकेंड और थर्ड सर्कल के बीच बीच में है। मैं थर्ड सर्कल की बात कर रहा हूं। तो इसका महत्व ये है कि ये जो मसल है इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी का, ये उसके ऊपर से गुजरता है। ये साउथ चाइना सी के ऊपर से गुजरता है। ये आपके जो मैरीटाइम चोक पॉइंट्स है, मलक्का स्ट्रेट, उसको होके होके गुजरता है। और ये सर्कल जो है, ये जो आर्किटेक्चर है पूरे इंडियन ओशन का, जैसे डायगो गार्शिया हुआ, आपका फ्रेंच रियूनियन आइलैंड हुआ, जो बेसिस हैं बाहर के कंट्री के इंडियन ओशन बेसिस हैं, वो इनकम्पास करता है। और फिर आप अगर फोर्थ सर्कल में आप चले जाएं तो यहां पे आप एक ये अगर फोर्थ सर्कल आप देखें तो फोर्थ सर्कल में ये आपको मॉस्को और कीव, ये थर्ड और फोर्थ सर्कल के बीच में है मॉस्को और ये कीव। मैं इसकी बात कर रहा हूं, मॉस्को और कीव, यानी कि रशिया और यूक्रेन। अब है क्या कि इस फोर्थ सर्कल का प्रभाव, जैसा आप लोगों ने कहा, हमसे पहले वाले वक्ता ने भी कहा, मंत्री महोदय ने, कि इसका पूरा असर दुनिया पे पड़ रहा है। और इस सर्कल के आगे अगर आप फोर्थ सर्कल में चले आए तो उसमें पूरा का पूरा यूरोप आ जाता है। ये पूरा का पूरा आपको यूरोप ये फोर्थ सर्कल में आता है, यानी कि 6000 से 8000 किलोमीटर के उसमें दायरे में। ये सर्कल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये फोर्थ सर्कल है, वो मॉस्को और कीव, ये वाले सर्कल पे वो असर डाल रहा है यूरोप का। और पहले क्या होता था कि ये इस सर्कल से थर्ड सर्कल, यानी कि ये रशियन ऑयल जो है पहले यूरोप को सस्टेन करता था, ठीक है ना, या यूं कहें कि मॉस्को का सारा जो तेल जो था वो यूरोप से बिकता था, यानी कि फोर्थ सर्कल में। अब वो हमारे फर्स्ट सर्कल उसको सस्टेन कर रहा है, वहां की ऑयल इकोनॉमी को। और इसके आगे अगर आप देखें तो लास्ट में ये 10,000 किलोमीटर्स एंड बियॉन्ड, ये आपका यानी कि नॉर्थ अमेरिका, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। ये सर्कल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहां से बैठा बैठा जो यूएसए का जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, वो ये निर्णय लेता है कि दुनिया किस तरीके से चलेगी। जैसा कि उन्होंने कहा मंत्री महोदय ने कि कहां पे युद्ध होगा, ये सब वहां की मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स चलाती है। इस जो फिफ्थ सर्कल की मैं बात कर रहा हूं, ये यूएस वाली सर्कल की, इसका वर्चस्व हर सर्कल पे है। यूरोप में फोर्थ सर्कल में नाटो, थर्ड सर्कल में जब मॉस्को और यूक्रेन की बात आ गई तो उनकी नहीं चल रही थी, तो वहां पर युद्ध कर दिया उन्होंने। दूसरी सर्कल में पश्चिम एशिया। अब पश्चिम एशिया में क्या है, थोड़ा आप इस पर गौर कीजिए।
क्या वहां पर अभी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है? पश्चिम एशिया में आप उदाहरण के तौर पे, मैं कोलोकियल लैंग्वेज में बोल रहा हूं कि सऊदी अरेबिया से अमेरिका पूछता है तुमको किससे डर है? वो कहता है ईरान से। कहता है कोई चिंता की बात नहीं है, मैं तुमको प्रोटेक्शन दूंगा, तुम हमारा पेट्रोल डॉलर चलाते रहो। फिर वो पूछता है कि इजराइल से कि तुमको किससे डर है? तो कहता सऊदी अरेबिया से था, उसको आप ठीक ठाक कर दो, उन्होंने कर दिया जो ये अब्राहमिक अकॉर्ड्स थे, लेकिन ईरान से डर है। तो वो कहता है कोई बात नहीं, हम है ना, हम सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं, आपकी देखभाल करेंगे। फिर वो पूछता है ईरान से, ये पता लगा कि ईरान को किससे डर है? वो कहता है इजराइल से। तो कहता है, फिर वो कतर को जाके बोलता है कि सुनो, ऐसा करो कि ईरान से अपने ताल्लुकात ठीक कर लो और उसको बोलना कि कोई चिंता ना करे, हम संभाल लेंगे इजराइल को, तुम उसका दूतावास खोल देना लेकिन, ठीक है, कतर में। और फिर कतर को बोलता है कि ये जो तमाम जो ये दहशत टेररिस्ट ग्रुप्स है, जैसे हिजबुल्लाह हो गया, हमास हो गया, तालिबान हो गया, तो वो कहते हैं कि इनका क्या करें? कहते सुनो, ऐसा करो, सबका यहां ऑफिस खोल दो। ठीक है। सो दिस इज द सिक्योरिटी आर्किटेक्चर आई हैव टोल्ड यू इन अ नटशेल। और आपको मालूम है कि कतर में सबसे बड़ा जो अमेरिकन बेस है उस एरिया में, वो कतर में। तो ये कि पूरा का पूरा जो है ये फिफ्थ सर्कल से, मैंने कहा फोर्थ सर्कल में नेटो है, थर्ड सर्कल में आपने देखा जब उनकी नहीं चल रही थी तो उन्होंने युद्ध कर दिया, सेकंड सर्कल का आपको अभी मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया, और सेकंड और थर्ड सर्कल में दोनों में, फर्स्ट और सेकंड सर्कल में इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी भी है, उनके ट्रूप्स यहां पे। कोई ऐसा सर्कल नहीं है जो मैंने जिसका वर्णन किया जहां पे अमेरिका का डायरेक्ट मिलिट्री प्रेजेंस ना हो या उसके अलायंसेस ना हो। सो दिस इज द पावर प्रोजेक्शन। वहां से बैठा बैठा ये पूरी दुनिया को किस तरीके से नियंत्रण कर रहा है। अब इधर चीन भी अपने सर्कल्स को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा है, उसको कंटेस्ट किया जा रहा है, लेकिन अभी दोनों में कोई तुलना नहीं है। अगर आप ये पूरे सर्कल्स आप देख लो और अमेरिका का प्रभाव देख लो, इन्फ्लुएंस देख लो, और चाइना के साथ उसकी तुलना कर लो, तो दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है। तो ये भू राजनीति का ये हकीकत है, वर्तमान हकीकत है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं इसके बारे में बाद में भी चर्चा करूंगा कि हमने इंडिया को सेंटर में इसलिए रखा है क्योंकि इंडिया एक स्विंग स्टेट हो गया है, जहां वो अपनी वजन देता है उधर ही पलड़ा भारी हो जाता है। रशिया यूक्रेन युद्ध में हमने एक इंडिपेंडेंट पोजीशन लिया, क्योंकि आप एक स्विंग स्टेट हैं, इसलिए आपको भी कोई तंग नहीं करना चाहता। नोबडी वॉन्ट्स टू डिस्टर्ब यू स्ट्रैटेजिकली। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके क्या कारण है, किस तरह से ये प्ले आउट कर रहा है, मैं उसकी चर्चा आगे करूंगा। दिस मैप वाज जस्ट टू शो यू हमारी इंडिया की वर्ल्ड व्यू। हमें परवाह नहीं है कि हमें वेस्टर्न कंट्रीज किस नजरिए से देखते हैं, बिल्कुल परवाह नहीं है। यह नक्शा ये दर्शाता है कि हम भारत को केंद्र बनाकर हम बाकी दुनिया को कैसे देखते हैं। यह फर्क आया है आपके इंटरनेशनल प्रोफाइल में।
तो ये नक्शा मेरे पास पहले से था। जब अब मैं यहाँ लेक्चर के लिए आने वाला था तो मैं बहुत सोच रहा था कि ऐसी कौन सी नई बात बोल दूं जो कि ऐसी कौन सी नई बात बोलूं जिससे कि छात्र और छात्राओं की यहाँ पर रुचि हो, और अध्यापकगण भी यहाँ बैठे हुए हैं, शायद उनको भी ये मेरा विश्लेषण सही लगा होगा। लेकिन एक अप्रोच है। तो मैं अब आता हूं आर्टिकल 370। मैंने कहा कि इसका एब्रोगेशन केवल देश की अखंडता के लिए जरूरी नहीं था, यह देश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी था। और इसका परिणाम क्या हुआ? एब्रोगेशन का लद्दाख अलग हो गया, जम्मू में राहत महसूस हो रही है। उसके बाद में 3 दौरा मैंने किया है जम्मू एंड कश्मीर का, और वहां जम्मू में लोगों ने हमें कहा कि अगर 1 साल और देरी हो जाती तो हमको भी यहां से पलायन करना होता। जम्मू को भी रेडिकलाइज करने की पूरी कोशिश की जा रही थी। आपने वो कठुआ रेप केस के बारे में पढ़ा होगा, उस पर मधु किश्वर ने एक पूरी किताब लिखी है, मुझे वहां जाने का मौका मिला। उस इलाके के लोग भारी मात्रा में फौज में भर्ती होते हैं, सब देवी के भक्त हैं। उसको आपने सिर्फ ये कठुआ रेप केस इस उद्देश्य से किया गया था महबूबा मुफ्ती के द्वारा, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल से घुसपैठ बहुत मुश्किल हो गया था। तो वो एक नीचे की तरफ से, आईबी की तरफ से वो एक घुसपैठ का रास्ता वो देख रहे थे। तो इसीलिए वहां पर ये जितने खड्स हैं, ये गांव के जहां ये रेप कांड का ये हुआ था, ये सब उस एरिया में बहुत खड्स हैं। बरसात के टाइम में वो जितने खड्स हैं वो बिल्कुल पानी से भर जाते हैं, बड़ा तेज बहाव होता है। तो वो एरिया उसको इन्फिल्ट्रेशन के लिए फ्रेंडली बनाना चाहते थे, और उस नीयत से ये पूरा कठुआ रेप केस जो है वो एक मनगढ़ंत एक घटना बनाई गई। और बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारे भी कुछ अपने लोग, षड्यंत्रकारी लोग, और हमारे देश के अंदर में षड्यंत्रकारियों की कमी नहीं है, वो भी इसमें शामिल थे। तो मैंने कहा जम्मू में राहत। अगर घाटी की बात करें तो घाटी में आप देख रहे हैं एक आर्थिक रूप से घाटी कितना अभी खुशहाल है। टूरिस्ट फुटफॉल्स कितने वहां पे हो गए हैं। अभी रेल वहां पहुंच गया है, G20 वहां पे हुआ है। यह भी एक कमाल का मास्टर स्ट्रोक था। G20 जो वहां पे जिस आयोजन किया गया टूरिस्ट हेड्स का जो कॉन्फ्रेंस का, टूरिस्ट मिनिस्टर्स का कॉन्फ्रेंस का, वो एक तरह से पूरे इंटरनेशनल नैरेटिव को बदल दिया। तो आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन केवल पॉलिटिकल ही नहीं, जियो पॉलिटिकल भी रहा है। और जियो पॉलिटिकल, उसके पॉलिटिकल मैं इसलिए कह रहा हूं कि लद्दाख अब अलग होने के बाद एक अलग पॉलिटिकल ट्रैजेक्टरी पे वो चला गया है। पहले मैंने कहा ना कि 15% एरिया में रहने वाले लोग पूरे JNK पर अपनी हुकूमत चला रहे थे। इस्लाम जो है वहां पर बौद्ध पर बिल्कुल हावी हो चुका था। उसको बिल्कुल खत्म करने की इनकी योजना थी, और वो उसी दिशा में वो काम कर रहे थे, लोगों को उधर जबरदस्ती बसा के। तो लद्दाख का पॉलिटिकल ट्रैजेक्टरी एक अलग हो गया है। हमारी सोच में जियोपॉलिटिकली ये फर्क आई है कि पहले हम सोचते थे, मैं तो फौज में भी रहा हूं, कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ना वो बस इधर ही ये घाटी और उस एरिया घाटी के वेस्ट में बस वहां तक है। गिलगिट बाल्टिस्तान के साथ जो LAC हमने उसकी कभी चिंता नहीं की, इसीलिए उस पर फोकस नहीं था, तो कारगिल हो गया। तो ये लद्दाख के बनने से ये फोकस जो है और रिन्यूड फोकस हो गया है।
लद्दाख के बनने से आप इसका विश्लेषण कीजिएगा, क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वो गुजरती है गिलगिट बाल्टिस्तान से, तो उसकी जो वल्नरेबिलिटी है वो बढ़ गई है। सबसे बड़ी बात है कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत का, जब आप इसको दो टुकड़ों में आपने कर दिया, तो पूरे इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय जो नैरेटिव था उसको आपने डिसरप्ट कर दिया, क्योंकि पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो था इस पूरे नैरेटिव का, जो पूरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी था वो कश्मीर में केंद्रित था। उसको आपने, उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी को आपने डिस्पर्स कर दिया। आज कोई चर्चा नहीं हो रही है। वो इंटरनेशनल जो वो था वो खत्म हो गया था। वो जो हमने पहले गलती की थी ना, कि हम पहले बार जब भारत यूएन में गया, उसमें मैं नहीं जाना चाहता किसके कहने पर गया, क्यों गया, लेकिन आप उस पे नहीं गए थे। आपने एग्रेशन को मुद्दा बना के आप यूएन में गए थे। आपने उसके एसेंशन का मुद्दा बना के नहीं गए थे। तो वो नैरेटिव को, ये 370 हटने के बाद वो नैरेटिव दुरुस्त हो गया है। और जो पॉलिटिकल डायनास जो थे हमारे भारत में, ये बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण परिचलन है। ये मुफ्ती फैमिली और ये अब्दुल्ला फैमिली जिस तरह से अपनी जागीर लेके चला रहे थे, तो उनकी जागीर तो लद्दाख में भी चलती थी और जम्मू में भी चलती थी। वो खत्म हुआ। JNK में जो पाक स्पॉन्सर्ड जिहादी टेररिज्म था, उसका जो रिवर्बरेशन था, उसकी गूंज जो थी वो पूरे भारत में थी। JNU से लेके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तक, असम से लेके केरला में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया वहां तक थी। लेकिन मैं आपको आगाह कर दूं कि 370 हटने के बाद भी ये मत समझिएगा कि जो पाकिस्तान परस्त लोग हैं उनमें कोई कमी आई है, या उनका जो जिहादी सोच है उसमें कोई कमी आई है। जिहादी सोच या कट्टरपंथ इस्लामिक सोच, मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान एक देश नहीं, पाकिस्तान एक सोच है। पाकिस्तान इज एन आइडियोलॉजी। ये जान लीजिए कि पाकिस्तान ज्योग्राफिकली, आप नक्शे पे तो देख रहे हैं उसको, लेकिन उससे बड़ा पाकिस्तान भारत के अंदर बसता है। और इसका तत्काल उदाहरण है कि कर्नाटका के असेंबली में राज्यसभा के चुनाव के समय आपने देखा, उसका क्या नाम है, नाजिर हुसैन, वहां पे पाकिस्तान के नारे लगे हैं। यूट्यूब में ये काफी वायरल हो चुका है। आप सोचिए कि कर्नाटका में बैठा हुआ मुसलमान कर्नाटका के लेजिस्लेटिव असेंबली में पाकिस्तान के वहां पे नारे लगाए जा रहे हैं। और ये ना भूलें कि 46 के इलेक्शंस में मोर देन 85% और 86% जो सीट्स थे, और 1946 का इलेक्शंस पाकिस्तान के मुद्दे पे ही लड़ा गया था। 86% सीट्स वेंट टू द मुस्लिम लीग। और उस समय अगर आप देखिए तो बिहार में 85%, यूपी में 86-87%, महाराष्ट्र ऑल सीट्स टू मुस्लिम लीग। तमिलनाडु उस समय मद्रास वो होता था, ऑल सीट्स टू मुस्लिम लीग। तो ऐसे कई स्टेट्स थे जिनकी कोई गुंजाइश नहीं थी भौगोलिक रूप से कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बने। वो सब पाकिस्तान गए थे, तो वो सब मुस्लिम लीग के लिए वोट दिया है। और आपको ये भी याद करा दूं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जैसा मैंने कहा, ये तो कभी पाकिस्तान गई नहीं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि पाकिस्तान बनाने में यूपी और बिहार के मुसलमानों का सबसे बड़ा हाथ है।
जब मैं आपको नक्शा दिखा रहा था, जेएनके के बारे में बात कर रहा था, और मैं कह रहा था कि ये पूरा इलाका जो है, जो पूरा इकोसिस्टम की मैं बात कर रहा था, जिहादी इकोसिस्टम, फर्स्ट सर्कल 1000 और 2000 किलोमीटर वाली जो सर्कल है, मैं जब इकोसिस्टम की बात कर रहा था, वो इकोसिस्टम का अगर कोई सबसे बड़ा आर्किटेक्ट है वो हिंदुस्तान है। और वो इसलिए क्योंकि पूरी जो ये फंडामेंटलिस्ट विचार, जिहादी विचारधारा है, वो आपके यहां से जाती है, देवबंद से जाती है, बरेलवियों की विचारधारा यहां से जाती है, अहले हदीस की विचारधारा यहां से जाती है, और वो विचारधारा जाकर पाकिस्तान में जाकर उसको वेपनाइज किया जाता है, उसका हथियारकरण होता है। तो मैं कह रहा था कि यह भी ना भूलें कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना, संविधान सभा जब थी, तो कई मुस्लिम लीग के लीडर्स थे वहां पर, जिन्होंने बहुत जोर शोर से वो डिबेट्स में हिस्सा लिया, और खास करके माइनॉरिटी राइट्स को लेके, वो जो आपके आर्टिकल 25 और 30 के बीच में है। और उन्होंने उनकी कहीं तो प्रभाव पड़ा होगा उसका, और सब एक एक करके पाकिस्तान चले गए, सब एक एक करके पाकिस्तान चले गए उसके बाद। तो मैं यही कहता हूं कि पाकिस्तान एक सोच है, पाकिस्तान इज नॉट ए टेरिटरी। अब हमारा और आपका चुनौती यही है कि सोच से कैसे लड़ा जाए। दूसरी बात कि यह ना भूलें कि पश्चिम देशों का, खास करके अमेरिका और यूके का, पाकिस्तान प्रेम, क्योंकि पाकिस्तान एक वेस्टर्न प्रोजेक्ट था, आज भी उनके प्रेम में कोई कमी नहीं है। आप यहां बैठे बैठे खुश हो जाएं कि हमारे लोग तो बहुत मेहनती होते हैं, उनको बहुत वो होता है, अमेरिका में उनके बिना तो काम ही नहीं चल सकता, हमारे साइंटिस्ट है। पाकिस्तान को देखो, वहां सब पाकिस्तानी अपने आप को हिंदुस्तानी बता दें, इत्यादि इत्यादि। लेकिन आप ये मत समझें, आप पाकिस्तान प्रेम को, यूएस और यूके का पाकिस्तान प्रेम को कम आंख के ना देखें। पाकिस्तान मिलिट्री जो है, पाकिस्तान की मिलिट्री इज एन आउटपोस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वहां पे वही रेजीम आती है जो सीआईए चाहता है। लेकिन मोदी साहब ने एक कमाल का काम यह किया कि हम अक्सर डीहाइफनेशन की बात कहते थे ना, कि पूरे दुनिया में इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान। मोदी साहब ने ये जो हाइफनेशन था उसका डीहाइफनेशन कर दिया। और वो कैसे? भारत को एक $5 ट्रिलियन की, लगभग 5 ट्रिलियन, मतलब हम पहुंच जाएंगे वहां जल्दी, इकोनॉमी बनाकर, और पाकिस्तान को भिखारी बनाकर। आज कोई इंडिया पाकिस्तान को हाइफनेटेड टर्म्स में बात नहीं करता है। ये हमारे देश की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। आज वो सर्वाइवल, जैसा मैंने कहा कि कटोरा लेके सर्वाइवल के लिए भीख मांग रहा है अपनी। इसी बीच क्या हुआ है, और जब मैं इस दौर की बात कर रहा था और उस नक्शे की बात की, विद इंडिया एट द सेंटर, दोस कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, तो आप देखेंगे कि, और आप मुझसे ये एग्री करेंगे कि इंडिया का नैरेटिव जो है, इंडिया नैरेटिव, वो कहीं धीरे 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 पीछे छूट रहा है, और भारत का जो नैरेटिव है वो एग्रेसिव होता जा रहा है। और जैसे जैसे हमारा आत्मविश्वास बढ़ रहा है, वैसे वैसे इस एग्रेशन जो है ये ग्रो कर रहा है, ये एग्रेशन। सो दिस इज, वी आर लीविंग बिहाइंड इंडिया एंड रिक्लेमिंग भारत। और इसलिए आत्मविश्वास ये हमारे फॉरेन पॉलिसी में भी रिफ्लेक्ट करता है।
आप देख लीजिए इस फॉरेन पॉलिसी के बारे में, मैंने रशिया यूक्रेन का आपको उदाहरण दिया। प्री रशिया यूक्रेन वॉर के पहले से हम 13 गुना ज्यादा हम तेल मंगा रहे हैं। हमने $37 बिलियन का हमने रूस से तेल लिया है। आप इजराइल हमास का ले लीजिए, हमने इजराइल का साथ नहीं छोड़ा। हमने, ठीक है, हमने पैलेस्टीनियन कॉज के लिए भी आवाज उठाई, लेकिन हमने अपना हित, अपना राष्ट्र हित को नहीं छोड़ा। हम इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात कर रहे हैं। वहां चाइना जब BRI की बात कर रहा है तो इंडिया मिडिल ईस्ट यानी कि भारत से ये जाएगा और ये मिडिल ईस्ट होके ये यूरोप में कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है। वही नहीं, अभी आपको मालूम है हुदीज को लेके रेड सी में क्या हो रहा है, किस तरह से ब्लॉक किया जा रहा है। शिपिंग जो है सुएज कैनाल में 40 to 50% डाउन है। सऊदी अरेबिया की अर्निंग जो थी $10 बिलियन थी, एनुअल अर्निंग्स सुएज कैनाल से, उसमें भारी गिरावट आई है। और वहां एक ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन चल रहा है फॉर सिक्योरिटी ऑफ रेड सी। हमने कहा हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन हमारे 1 दर्जन जहाज हैं वहां पे, इंडियन नेवी के 1 दर्जन जहाज हैं। अब मैं आता हूं मोदी साहब की अरब डिप्लोमेसी पे की। साहब कभी कल्पना नहीं की थी कि अरब के मिट्टी पर एक इतना भव्य मंदिर बनेगा। हमने इस बात की कल्पना, और उस मंदिर के लिए राजस्थान से पत्थर और गंगा का पानी, आप समझ ली कितनी बड़ी बात है। ये कौन सी उल्टी धारा बह रही है? गंगा का पानी, ये वही अरब देश है जहां से रेडिकलाइजेशन की हवाएं यहां आई। ये वही अरब की सरजमी है जहां से जिहाद की हवाएं आई, कट्टरपंथ की हवाएं आई। आप ये देखिए कि ये कितना बड़ा ये जियोपॉलिटिकल, जिसको कहते हैं टेक्टोनिक इवेंट, कल्पना से बाहर की ये बात थी। अयोध्या और अबू धाबी के 2 मंदिरों का कोइंसिडेंस, इसको कोइंसिडेंस कर ले या प्रोविडेंस का अपना तरीका बता दें, लेकिन अयोध्या और अबू धाबी का अगर ये कोइंसिडेंस भी है तो ये भी बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल कोइंसिडेंस है। यही नहीं, हमने कतर से अपने नौसेना के, जो पूर्व नौसेना के ऑफिसर्स थे, उनको हम छुड़ा के ले आए। मोदी साहब ने 10 साल में ये पूरे अरब डिप्लोमेसी को 180 डिग्री बदल दिया, 180 डिग्री शिफ्ट। अभी तक हम अपनी वही एंटी ज़ियोनिज्म और उसके पाकिस्तान और हमारा अपना मुस्लिम वोट बैंक, उसके नजरिए से हम देख रहे थे इसको। लेकिन मोदी साहब और वो हमारे इस अप्रोच से वो बिल्कुल बोर हो चुके थे। उनको कोई मतलब नहीं है अब, वो एंटी ज़ियोनिज्म और पाकिस्तान पार्टीशन उस नजरिए से देखो। कहते भाई काम की बात करो यार, क्या कर सकते हो तुम, हमको सुरक्षा दे सकते हो, हमारा माल खरीद सकते हो, चलो बिजनेस की बात करते हैं। So this is what Modi did, and how he did it was that मोदी ने क्या किया कि जो वहां पे जो मोनार्किस्ट थे उससे पर्सनल रिलेशंस इन्होंने साधा। और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में पर्सनल इक्वेशंस के बहुत माने होते हैं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि मोदी साहब 15 यात्राएं की उन्होंने 2014 से लेकर अभी तक अरब कंट्रीज का, और मनमोहन सिंह ने 4 यात्रा की थी, उसमें भी 2 नॉन अलाइंड मीट जो
को अटेंड करने, ठीक है। यही नहीं, मंत्री महोदय ने जो कहा, हम कहते थे कि यार अमेरिका को देखो, ये विकसित देखो देशों को देखो, कैसे वो अपने नागरिक को जब भी वो किसी ट्रबल में होते हैं, समस्या में होते हैं, उनको कैसे उनको लुक आफ्टर करती है, कैसे उनको इवैक्यूएट करती है, कैसे उनको देश वापस लाती है। आप इस सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। ऑपरेशन राहत यमन से हम लोगों को लेके आए, और जरा ये ऑपरेशंस के नाम पे गौर कीजिएगा। ऑपरेशन संकट मोचन सूडान से, ऑपरेशन समुद्र सेतु कोविड-19 के टाइम पे, ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान से हम लोगों को लेके आए, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से, ऑपरेशन कावेरी सूडान से। अब फिर आपको मैं उसी जो नक्शे पे मैं ले जाता हूं कि देखिए, विद इंडिया एंड द सेंटर, हम कितने कॉन्सेंट्रिक सर्कल से हम लोगों को निकाल निकाल के लाए हैं भारत में। ये जो पूरी जो हमारी भू राजनीतिक जो सफर रहा है, आप उसको अगर उसको आकलन करें तो पहले हम कहते थे नॉन अलाइनमेंट। आपको मैं नॉन अलाइनमेंट का तो वो दौर के हम किसी के साथ नहीं, हम तो इंडिपेंडेंट है। अरे आपके इंडिपेंडेंट होने की औकात ही नहीं थी उस समय। उसके बाद हम मल्टी अलाइनमेंट में चले गए, और अब कि चलिए हम ब्रिक्स का भी वो रहेंगे, हम बाकी उसका भी सदस्य रहेंगे, हम मल्टी अलाइनमेंट की तरफ चले गए जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ तब। और अब हम जो है हम पॉइंटेड अलाइनमेंट की तरफ जा रहे हैं। कि पॉइंटेड अलाइनमेंट क्या होता है? हमारा रशिया से पॉइंटेड अलाइनमेंट रहेगा, हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे, हमारा देश सर्वोपरि है। और आपने देखा किस तरीके से हम पर प्रेशर पड़ा अमेरिका से कि सैंक्शन लगा दो, और हमने कहा कि यार ये सैंक्शन की बात मत करो। हमने बहुत सैंक्शन झेले हैं, न्यूक्लियर टेस्ट के बाद भी हमने सैंक्शन देखा, हमको मालूम है सैंक्शन से क्या होता है। ये नौटंकी मत करो हमारे साथ, हमको अपनी देश हित है, हमको तेल चाहिए, या तो तेल हमको दिला दो कहीं से, वरना हम कहीं अपना हित हम खुद हम देखने को केटर करने को सक्षम है। उसके बाद आप चूंकि चाइना का जो राइज है, मैंने कहा ना, वो BRI से, साउथ चाइना सी से, वो भी अपने सर्कल्स को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा है। तो हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था कि इसके अलावा कि हम उसको काउंटर करने के लिए इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का हम हिस्सा बने। चाइना से हमारा केवल जमीन का झगड़ा नहीं है। आप देख रहे हैं कि हमारा जो मैरीटाइम जो इश्यूज है वो भी उससे कम नहीं है हमारे दोनों देशों के बीच में। आप देख रहे हैं मालदीव्स में क्या हुआ। मालदीव्स में चाइना के दबाव में हमारे सैनिकों को कहा गया, जो हमारी वहां पर सैनिक जो प्रेजेंस है, कि उसको हटाइए यहां से। और उसके बाद आया कि चाइना की स्पाई शिप वहां पे आएगी। उसके पहले वो कोलंबो में आने का, तो आप यहां पे देख लीजिए कोलंबो में उनके जो फोरेज हैं इंडियन ओशन में, मालदीव्स में, जिबूटी में, तो ये मैरीटाइम इश्यूज भी उतने ही कंटेस्टेड हैं और उतने ही गंभीर हैं इंडिया और चाइना के बीच में। लेकिन अगर पूरे उसका आप विश्लेषण करें तो इस पूरे इलाके में देखिए, या इस पूरे रीजन का जो मैंने आपको सर्कल्स दिखाए, इसमें 4 मेजर पावर्स, यूएस, रशिया, चाइना एंड इंडिया। और तभी मैं कह रहा हूं कि इंडिया का दर्जा एक स्विंग स्टेट। आप ये
हमारे जो नेशनल डेस्टिनी का एक ऐसा मोड़ है कि अभी आपके सभी हाथ में लड्डू है। अगर एससीओ यानी शांघाई कॉरपोरेशन, ब्रिक्स, एक इंडिया ही एक ऐसा देश है जो चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटरवेल कर सकता है, उसको टक्कर दे सकता है, उसको न्यूट्रलाइज कर सकता है। लेकिन जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा कि ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बिना मेंबर बने, परमानेंट मेंबर बने, आप चाइना के साथ आप कैसे पावर पैरिटी होगा आपका? तो इसलिए ये यूएन सिक्योरिटी का मेंबरशिप केवल भारत के लिए ही जरूरी नहीं है। ये जो लोग ये सोचते हैं कि भारत अपना उस चाइना को इस रीजन में कंटेस्ट कर सकता है, उनके भी हक में ये है कि भारत यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बने। और मैं आपको बताता हूं, आज मैं पिछली बार कुछ बोल के गया था, आज मैं फिर बोल के जा रहा हूं आपको एक और भविष्यवाणी करके कि अगली बार जब मैं आपके पास आऊंगा तो भारत यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बना रहेगा। मल्टीपोलैरिटी, ठीक है, हम ब्रिक्स के भी मेंबर हैं, एससीओ के भी मेंबर हैं, हम एशियान का, लेकिन कोई भी हमारी जो मल्टीपोलैरिटी जो होगी, हम लोग जो यूनिपोलैरिटी की बात करते हैं और फिर लोग कि अमेरिका के बास्केट में आप सारे अंडे नहीं डाल सकते हैं या रशिया के से, तो मल्टीपोलैरिटी भी जो हम अगर परस्यू कर रहे हैं तो वो चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ नहीं हो सकता है कि वो पूरा चाइना के द्वारा डिक्टेटेड हो। और जहां तक साउथ ईस्ट एशिया का सवाल है, तो आपने देखा यहां पर इतना युद्ध चल रहा है, गृह युद्ध म्यांमार में, लेकिन वहां का जो अरकान आर्मी जो है उसने एक स्टेटमेंट दिया कि इंडिया का कलादान प्रोजेक्ट जो है वो इफेक्ट नहीं होगा, ये हम उसको उतनी ही अहमियत देते हैं। कलादान प्रोजेक्ट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जो म्यांमार के सिटवे पोर्ट से, और वो हमारे सामान जो है वो सिटवे पोर्ट जाएंगे और वहां फिर रोड से, और फिर एक कालादान रिवर है वो मिजोरम की तरफ जाती है, फिर उसमें लोड होकर नॉर्थ ईस्ट में वो ऑफलोड होगा। मतलब इन नटशेल दैट इज व्हाट कहा, वो इफेक्ट नहीं होगा। पहले इंडिया का एक्ट ईस्ट पॉलिसी था, लुक ईस्ट पॉलिसी था, मोदी ने साहब ने उसको एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया है। अब हमारे उनके साथ विचार मिलते हैं, जो जियोपॉलिटिकल जो इंपेरेटिव्स हैं, कंपल्शंस हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, क्योंकि सब ये चाइना से परेशान है, साउथ चाइना सी को लेके और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को लेके, साउथ चाइना सी। तो हमारे एक जैसे सोच है। अभी देखिए हमारे डिफेंस के, रक्षा के जो हमारे पद चिन्ह हैं साउथ ईस्ट एशिया में, फिलीपींस को हम ये ब्रह्मोस दे रहे हैं, ये ध्रुव हेलीकॉप्टर्स देने की बात हो रही है, आकाश जो मिसाइल सिस्टम है वो देने की बात हो रही है। वियतनाम को हमने एक कॉर्वेट दिया, INS कृपान, एक लॉजिस्टिक्स पैक्ट भी हमने वियतनाम के साथ साइन किया है। इंडोनेशिया के साथ हमने को 40 मिलीमीटर नेवल गन्स दिया है। मलेशिया में हमारे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने वहां पर एक रीजनल ऑफिस स्थापित किया है। तो हमने ये भी कहा है कि अगर कोई इस पूरे रीजन में अगर कोई ऐसे मुश्किल पैदा होती है तो इंडिया विल बी द फर्स्ट कंट्री टू रिस्पॉन्ड। इंडिया और सेंट्रल एशिया, जिसमें आपके ये ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, ये पूरे उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान ये हैं, वहाँ पर एक बड़ी समस्या है कि हमको रूट, क्योंकि वो पाकिस्तान बीच में आ जाता है, तो हमारा जो ट्रेड है वो शायद जस्ट बेरली $2 बिलियन का है।
कनेक्टिविटी करे, और चाइना का $100 बिलियन का है। और ये मैंने आपको कहा कि ये फर्स्ट सर्कल में आता है। सो दैट इज अ बिग बिग चैलेंज फॉर अस। और देवियों और सज्जनों, एंड स्पेशली द स्टूडेंट्स, हमने तो ये हार्ड पावर की बात की, अब हम सॉफ्ट पावर की बात करते हैं। अभी आप देखो कि हमारे लोगों ने कितने सारे ग्रैमी अवार्ड्स जीते हैं। कितने लोगों, कितने सारे एक साथ, ये जाकिर हुसैन, वो शंकर महादेवन, राकेश चौरसिया, कितने 5-6 हमने ग्रैमी अवार्ड जीते। दिस इज द सॉफ्ट पावर ऑफ इंडिया। आप स्पोर्ट्स में देख लो, आप स्पोर्ट्स में देख लो। चलो मैं शूटिंग वगैरह की तो बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमने कभी बचपन में सोचा भी नहीं था कि इंडिया को कभी ट्रैक और फील्ड इवेंट में कभी गोल्ड मेडल मिलेगा। वही नहीं मिला। आप कितने डिसिप्लिन्स में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी हमारी जो टेबल टेनिस टीम है, मेंस और इसकी मेन और वुमेन की, वो टीम इवेंट में कंपीट कर चुकी है, वो एंट्री पा चुकी है। हमारे यहां एक 17 साल का लड़का है, आकेश कुछ ऐसी अग्रवाला करके 17 साल का लड़का है। वो जो इक्वेस्ट्रियन में जो ड्रेसाज इवेंट होता है, जिसमें वो आपको वेरियस मूवमेंट्स दिखाने होते हैं घोड़े के, हाँ, और उसमें बड़ी डिसिप्लिन की आवश्यकता होती है, उसके लिए कंपीट कर चुका है। आप यू लुक एट द स्पेक्ट्रम, मतलब वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जिसमें हमारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पिछले ओलंपिक्स में वो कौन लड़की गोल्फर थी, अदिति, मैं 4 बजे सुबह उसका देख रहा था गेम, जबकि मैं गोल्फ नहीं खेलता हूं। तो आप इंडिया का विजिबिलिटी देखिए, कितने सारे हमने वर्ल्ड क्लास बैडमिंटन प्लेयर्स अभी तैयार कर दिए हैं। तो ये है इंडिया का सॉफ्ट पावर। आपको पाकिस्तान से ऐसी कोई न्यूज आती है? अफगानिस्तान से आने, उनकी क्रिकेट टीम है, वो ऐसी क्रिकेट टीम है जो अपने देश में ही नहीं जा सकती है। तो दूसरा, अगला कि देखिए हमारा कोवर्ट फुटप्रिंट, यानी कि हमारा कोवर्ट मतलब गुप्त, अंदरूनी। आप देखिए, पता नहीं कौन निज्जर को मार के चला गया, लेकिन हमने इस बात को रियलाइज किया कि ये दुनिया में आई टेक जस्ट 5 मिनट्स मोर। आप दुनिया में, आप ये सब कुछ जो हो रहा है, ये प्रॉक्सी वॉर का ये युग है। जो आप इजराइल हमास का देख रहे हैं, वो भी प्रॉक्सी वॉर है। जो रशिया यूक्रेन में आप देख रहे हैं, वो भी प्रॉक्सी वॉर है। जो आप ये खालिस्तानी देख रहे हैं, वो भी प्रॉक्सी वॉर है। जो आप तालिबान का देख रहे थे, वो भी प्रॉक्सी वॉर है। तो ये प्रॉक्सी वॉर का युग है। तो इस प्रॉक्सी वॉर में इंटेलिजेंस का बहुत महत्व होता है। मैंने कहा ना कि पता नहीं कौन निज्जर को मार के चला गया कनाडा में। देश के जो भी दुश्मन हो, उनका यही हश्र होना चाहिए। वो पन्नू को किसी ने उसके असैसिनेशन अटेम्प्ट किया। वहां का जो क्रिस्टोफर रे है, FBI का हेड, वो दौड़ा दौड़ा यहां पे चला आया। तो अब मैं क्या कहूं, पता नहीं कौन कर रहा है ये, मुझे नहीं मालूम है। मुझे नहीं मालूम है।
मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अब उनके अभी जब ये पन्नू का ये हुआ तो क्या 5 आईज इंटेलिजेंस, वो 5 इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूके, इसको 5 आईज इंटेलिजेंस कहते। तो अभी हमने भी अभी आपने देखा होगा कि रायसीना डायलॉग हुआ दिल्ली में, और उसके साथ साथ कुछ कंट्रीज के इंटेलिजेंस हेड्स का भी मीटिंग हुआ, और उसी समय मिलन एक्सरसाइज भी चल रहा है जिसमें 50 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल में। तो आप समझ जाइए कि इनफॉर्मल डिप्लोमेसी, नेवल डिप्लोमेसी और इंटेलिजेंस डिप्लोमेसी, तो हमारा फुटप्रिंट्स कितना बढ़ गया है। और आखिरी में ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, दोबारा मैं कह रहा हूं, हम उसको बहुत जल्द प्राप्त करने वाले हैं। स्पेस, आप लोगों ने तमाम वो फोटोज देखे जो हमारे एस्ट्रोनॉट सेलेक्ट हुए हैं। सेमीकंडक्टर के फील्ड में, वेपन्स एक्सपोर्ट्स अद्भुत, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम हथियारों का भी एक्सपोर्ट करेंगे। 14,000 करोड़ का हमने किया था वेपन एक्सपोर्ट्स, और ये बढ़ता जा रहा है। यूपी में आप देख रहे हैं डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, और न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, यानी कि आप वो इंडिया वाले पार्लियामेंट को आपने पीछे छोड़ दिया, भारत के पार्लियामेंट की तरफ आ गए हैं, ठीक है ना। और आखिरी में, टू कंक्लूड, राम मंदिर, राम मंदिर, देश की दशा तो ठीक थी। ये जो जर्नी चला इंडिया से भारत की ओर, तो देश की दशा तो ठीक हो रही थी बिल्कुल, लेकिन ये राम मंदिर बनने के बाद देश की दिशा भी बदल जाएगी। और इसका जियोपॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस है कि जैसा मैंने कहा, अभी बात अयोध्या से अबू धाबी तक पहुंची है, अबू धाबी से सैन फ्रांसिस्को में बहुत बड़ी मंदिर बन रही है। तो उनको मालूम है, श्रीलंका के कुछ टूरिस्ट, जो मेजर टूरिस्ट जो ऑपरेटर्स हैं, उन्होंने अपनी सरकार को बोला कि यहाँ जल्दी से मंदिर बनवाइए, तभी यहाँ भारतीय लोग आए कि मंदिर की अपनी इकोनॉमी होती है, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि ये राम मंदिर जो है, ये एक बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी घटना है। सॉरी, घटना इज नॉट द वर्ड एक्चुअली, एक बहुत बड़ा हमारा परिवर्तन हमारे देश में है। और मैंने कहा कि इससे देश की दिशा बदलेगी। जिस दिन ये मोदी साहब इसके शिलान्यास कर रहे थे, तो एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने लिखा था, यहाँ पे है कुछ पॉलिटिकल साइंस के बहुत सारे प्रोफेसर्स लोग, तो देखिएगा कि एक लाइन में कितनी अच्छी बात कही गई। तो जब पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने कहा, जब मोदी साहब तो ऑडियंस में भी रह सकते थे, तो उन्होंने कहा कि द ओल्ड सिस्टम इज डिसमेंटल्ड एंड दिस इज भूमि पूजन ऑफ अ न्यू रिपब्लिक। तो मैं अपनी बात यहीं पे समाप्त करता हूं। मुझे ये क्या है, एक बात मैं, नाउ द टॉक इज ओवर। आज मैं सुबह अपनी पत्नी को कह रहा था कि ये जब आप लोग के पास लेक्चर लेने आते हैं, तो इट्स लाइक प्रोड्यूसिंग अ फिल्म। हम अपना स्क्रिप्ट यूं कलम कागज लेते हैं, फिर हम स्क्रिप्ट लिखना शुरू करते हैं, और फिर कलम जहां ले जाती है, ठीक है ना, फिर देन वी स्टार्ट मेकिंग सेंस आउट ऑफ इट। बहुत सारी चीजें होती हैं, तो जितने समय में जितना भी हो सकता था, मैंने
आपको संतुष्ट करने की कोशिश की। बाकी संतुष्ट होना ना होना वो आपका काम है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। भू राजनीति के विस्तारपूर्ण व्याख्या